हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2011 में संपन्न टीजीटी साइंस का क्वेश्चन पेपर। ये इसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट दिए जा चुके हैं, 35 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं, जिसे आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36, अभिक्रिया 2N2O5 रिएक्शन साइन 4NO2 प्लस O2 में यदि, तो देखिए इसका दे रखा है dN2O5 अपॉन dt इक्वल टू K1N2O5। उत्पादन दरों का अनुपात दे रखा है आपको, dN2 अपॉन dt इक्वल टू K2N2O5, dO2 अपॉन dt इक्वल टू K3N2O5। तो N2O5 के रेस्पेक्ट में ही तीनों के डाटा आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है K1, K2 और K3 में क्या संबंध होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जो जनरल इक्वेशन होती है, स्मॉल a कैपिटल A प्लस BB रिएक्शन साइन PC प्लस QD, ये इसकी जनरल इक्वेशन है। और अगर अभिकारक और उत्पादों में दरों का संबंध अगर देखा जाए तो इस तरीके से निकलता है 1/A इक्वल टू DA अपॉन DT इक्वल टू 1/B DB अपॉन DT। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका डिवाइड हो जाता है, B लिखा है तो 1/B हो जाएगा इसका, इक्वल टू प्रोडक्ट में देखिए ये 1/P DC अपॉन DT 1/Q D कैपिटल D अपॉन DT। तो यह इनकी दरों का संबंध है। तो देखिए जैसे आपको इक्वेशन दे रखी है 2N2O5 रिएक्शन साइन 4NO2 प्लस O2, तो अगर आप इनकी दरों का अनुपात देखेंगे, निकालेंगे 1/2 dN2O5 अपॉन dt 1/4 dNO2 अपॉन dt। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकालिए dO2 अपॉन dt। जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा था dN2O5 अपॉन dt की जो वैल्यू है वो K1N2O5 के इक्वल टू है, dNO2 अपॉन dt की वैल्यू जो है वो K2N2O5 है। ऐसे ही dO2 अपॉन dt की वैल्यू K3N2O5 है। देखिए जब इसमें रिलेशन निकालेंगे तो K1/2 इक्वल टू K2/4 इक्वल टू K3। जब आप इसमें संबंध निकालना चाहते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर ये आएगा आपका 2K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू 4K3। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। MA, MB, MC तथा MD के विलेयता गुणांक क्रम से 1.8 इंटू 10⁻⁻10, 4 इंटू 10⁻³ 4 इंटू 10⁻8 एवं 6 इंटू 10⁻5 हैं। यदि 0.01 m का mx विलयन बूंद बूंद करके मिश्रित घोल जिसमें A, B, C तथा D आयन उपस्थित हैं, तो कौन सर्वप्रथम अवक्षेपित होगा। तो आपसे पूछा है कि कौन प्रेसिपिटेट जल्दी बनाएगा, कौन अवक्षेपित होगा, तो ये बताना है आपको। तो देखिए किसी यौगिक के लिए उसका विलेयता गुणांक बढ़ाने के साथ जल में विलेयता बढ़ती है, अतः Ma का विलेयता गुणांक सबसे कम है, अतः हम कह सकते हैं कि इसका प्रेसिपिटेट जल्दी बनेगा। अतः इसका राइट ऑप्शन है A, Ma का अवक्षेप जल्दी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38, Fe+2 आयन को FeCN6 ब्रैकेट -3 आयन में मिलाने पर नीला रंग आता है, इसको क्या कहते हैं। जो नीला रंग आता है इसको हम क्या कहते हैं, तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं टर्नबुल्स ब्लू। तो टर्नबुल्स ब्लू कहते हैं इसको, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न अम्लों को उनकी घटती अम्लता के क्रम में लिखा गया है, तो सही क्रम क्या है। अगर घटती अम्लता के क्रम में लिखा गया है तो सही क्रम क्या है, तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए हैलोजन अम्लों में क्लोरीन की जो ऋणात्मकता होती है, नेगेटिविटी होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। उसके बाद ब्रोमीन की होती है, उसके बाद आयोडीन की होती है। अतः हम कह सकते हैं ClOH सर्वाधिक स्थायी होगा, इसलिए
ClOH सबसे स्थायी, उसके बाद BrOH, उसके बाद IOH होगा। अतः घटते क्रम का सही जो मान है वो A से निरूपित होगा। पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड, उसके बाद थर्ड। तो इसका A ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है? देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। लेकिन इसमें से जो ट्राइटियम है वो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। तो जो सी ऑप्शन है 1H3, ये आपका राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका 1H3 राइट ऑप्शन है। तो देखिए, आपको 41 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन में आपको एक फिगर बना के दे रखा है और इसकी रिएक्शन AlCl3 से HCl से हो रही है 25 डिग्री सेल्सियस पर। Y प्रोडक्ट बनना है, तो आपसे पूछा है Y का मान क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, जब समाविकरण करते हैं और AlCl3 से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर एक शाखित श्रृंखला, एक चेन निकल के आती है। तो अगर इसकी हाइड्रोकार्बन चेंज देखी जाए, जो पहले थी वो CH, CH, CH3, CH2, CH2, CH3 इस तरीके से थी। और यहाँ AlCl3 से इसकी रिएक्शन की जाए तो यहाँ पे 2,3 डाईमेथाइल ब्यूटेन प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसकी शाखित श्रृंखला इस टाइप की प्राप्त होती है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, किसी रेडियो एक्टिव तत्व A विघटन कर दो तत्वों B और C बना देता है। यदि B हीलियम है और C एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 90 और परमाणु द्रव्यमान 234 है, तो जो A तत्व है आपसे पूछा है A तत्व कौन सा होगा। तो देखिए, जब किसी तत्व में से, किसी रेडियो एक्टिव तत्व में से एक हीलियम का परमाणु निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। तो देखिए, आज इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, ए तत्व से आपका बी और सी मिलके बना है। तो जो ए तत्व है वो आपका यूरेनियम है, क्योंकि इसमें से हीलियम और थोरियम को मिलकर ये यूरेनियम हमारा बनता है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा तत्व है, तो ए इसका राइट ऑप्शन है, यूरेनियम। 92 परमाणु क्रमांक और 234 इसका परमाणु भार होगा। क्वेश्चन नंबर 43, किसी रेडियो सक्रिय खनिज जिसमें प्रति सेकंड 10⁶ विघटन देता है की मात्रा कहलाती है। तो देखिए, अगर 10⁶ विघटन पर सेकंड देता है तो इसको हम लोग रदरफोर्ड कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44, 2 घंटे की अर्ध आयु वाले एक अभी अभी बने रेडियो एक्टिव स्रोत अनुगेय सुरक्षा स्तर के 64 गुना तीव्र वाले विकिरण का उत्सर्जन करता है। वह न्यूनतम समय जिसके बाद यह स्रोत कार्य करने हेतु अनुयोग्य होगा वो क्या कहलाएगा, कौन सा समय होगा वो आपसे पूछा है। तो देखिए, इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, ये आपका संबंध होता है n = n0 1/2 स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी। तो स्मॉल टी आपको वो समय पूछा है, कैपिटल टी यहाँ अर्धायु काल है। तो n की वैल्यू बचे हुए पदार्थ की मात्रा n0/64 लगाइए, n0 रखिए, कैपिटल टी की वैल्यू आप 2 रखिए जो आपको दे रखी है। सॉल्व करेंगे तो समय का मान 12 घंटे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 12 घंटे, ये आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस न्यूक्लिय अभिक्रिया द्वारा ऊपरी वायुमंडल में C614 उत्पन्न होता है। तो किस क्रिया के द्वारा कार्बन उत्पन्न होता है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। N714 प्लस न्यूट्रॉन प्लस कार्बन प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा कॉस्मिक किरणों से न्यूट्रॉन से मिलकर यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन प्रकाश की चाल से गमन नहीं करेगा। तो आपको चाहे 4 ऑप्शन दे रखे हैं,
दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, एक्स किरणें, गामा किरणें, इनमें से सभी। तो इसमें से कौन प्रकाश की चाल से नहीं चलेगा? तो देखिए दी ब्रॉगली तरंगें ये नहीं चलेंगी क्योंकि ये द्रव्य तरंगें होती हैं और ये प्रकाश की चाल से नहीं चलती। तो आपका ए ऑप्शन सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47, रेडियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर रेडियम सल्फेट नामक एक यौगिक बनाता है। तो यौगिक जब मिल जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में तो आपसे पूछा है अब और रेडियो सक्रिय नहीं है। बी ऑप्शन, रेडियम अंत वस्तु से आधा रेडियो सक्रिय होता है, यानी पहले से आधा सक्रिय होता है। सी ऑप्शन पूछा है रेडियम अब पहले जैसा ही सक्रिय होता है। और डी ऑप्शन आपसे पूछा है रेडियम पहले से 2 गुना सक्रिय हो जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए जब रेडियम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा तो रेडियम की जो रेडियो एक्टिविटी है वो पहले से कम हो जाएगी। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, अब और रेडियो सक्रिय यह नहीं रहेगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48, यूरेनियम 92235 का समस्थानिक कुछ चरणों में लेड 82207 समस्थानिक में 6 हो जाता है। इस प्रक्रम तक कणों का समूह उत्सर्जित होगा तो कौन कौन से कण कितनी मात्रा में अल्फा और कितनी मात्रा में बीटा निकलेंगे? ये आपसे पूछा है यूरेनियम से लेड में बदलने के लिए कितने अल्फा निकलेंगे, कितने बीटा निकलेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जैसा आप जानते हैं जो अल्फा कण होता है वो हीलियम का नाभिक है। तो अल्फा कण निकलने से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है, जबकि बीटा कण निकलने से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, जबकि परमाणु भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब 7 अल्फा कण निकलते हैं, 7 अल्फा कण इसमें से निकलते हैं, तो ये पहले प्लेटिनम बनता है और प्लेटिनम के बाद में जब इसमें से 4 बीटा कण निकलते हैं तो परमाणु क्रमांक में 4 की वृद्धि होती है और ये 82 हो जाता है। इस प्रकार ये यूरेनियम से जब लेड में परिवर्तित होता है तो 7 अल्फा कण निकलते हैं और 4 इसमें से बीटा कण निकलते हैं। तो आपका दिए गए ऑप्शंस में से सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49, 4n+2 श्रेणी को जाना जाता है। 4n+2 श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए भारी रेडियो एक्टिव तत्वों की 4 विघटन श्रेणियां होती हैं। पहली होती है आपकी थोरियम श्रेणी या 4n श्रेणी, सेकंड नेपट्यूनियम श्रेणी या 4n+1 श्रेणी, थर्ड यूरेनियम श्रेणी या 4n+2 श्रेणी और फोर्थ एक्टिनियम श्रेणी या 4n+3 श्रेणी। इन चारों श्रेणियों को आप लर्न कर लीजिए क्योंकि अगर एक बार क्वेश्चन आपका यूरेनियम श्रेणी से आया है तो हो सकता है इन चारों में से किसी में से भी आपका क्वेश्चन आ जाए। तो आपको इन्हें चारों को लर्न करके रखना होगा। हम लोग के क्वेश्चन में ये पूछा है 4n+2 श्रेणी के बारे में, तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे यूरेनियम श्रेणी जो कि सही होगा। तो देखिए इसका सी ऑप्शन सही है, यूरेनियम श्रेणी के रूप में 4n+2 श्रेणी यूरेनियम श्रेणी के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, मिस्र के पुराने परिरक्षित शवों के बालों की सक्रियता कार्बन का 7 विघटन पर मिनट पर ग्राम है। यदि कार्बन के ताजे नमूने का विघटन 14D मिनट इनवर्स ग्राम इनवर्स एवं कार्बन 14 की अर्धायु 5770 वर्ष है तो परिरक्षित शव की आयु कितनी होगी? तो आपको आयु पूछा है इसमें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए जैसा आप जानते हैं n = n0 1/2 स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। कैपिटल T यहाँ अर्धायु काल है। n की वैल्यू बचे हुए पदार्थ की मात्रा 7 रखेंगे, प्रारंभिक मात्रा 14 रखेंगे और कैपिटल T की वैल्यू यहाँ 5770 लगाएंगे। तो जो समय निकल के आएगा वो आएगा आपका 5770 वर्ष। तो आपका 5770 वर्ष इसका राइट ऑप्शन है। तो देखिए इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा 5770 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 51, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं अल्फा कण
के लिए E/m आवेश बटे द्रव्यमान के मान बढ़ते हुए क्रम में बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिए। डी इसका ऑप्शन राइट होगा। पहले न्यूट्रॉन, फिर अल्फा, फिर प्रोटॉन और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप पहले से लर्न रखेंगे तो ये जल्दी निकल आएगा, वहाँ पर निकालने की कोशिश ना कीजिए क्योंकि वहाँ पर आपका टाइम लगेगा काफ़ी। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो सही क्रम आप लर्न कर लीजिए इसका। E/m की वैल्यू न्यूट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 52, जर्मेनियम 3276 का एक सम न्यूट्रॉनिक है। तो कौन सा इसमें सम न्यूट्रॉनिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो देखिए इसका डी ऑप्शन यहाँ पर Fe3478 ये सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो राइट ऑप्शन होगा आपका 44। दोनों में 44 न्यूट्रॉन होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 53, नाभिकों के त्रिक में सम न्यूट्रॉनों की संख्या कौन सी है, कितने हैं सम न्यूट्रॉन। तो देखिए इसका डी ऑप्शन सही है। जब इसमें आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो सभी में न्यूट्रॉनों की संख्या 8 आएगी। यहाँ पे आप 14 - 6 करेंगे तो 8 आएगी, 15 - 7 करेंगे 8 आएगी, 17 - 9 करेंगे तब भी वैल्यू आपकी 8 आएगी। तो आपका डी ऑप्शन आपका सब न्यूट्रॉनिक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 54, हाइड्रोजन परमाणु के पहले बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन के बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के लिए उत्तेजित अवस्था में कितनी ऊर्जा होगी। तो संभावित ऊर्जा कितनी होगी, कैसे निकालते हैं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। हाइड्रोजन की NV कक्षा में जो ऊर्जा होती है En = -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ n NV कक्षा की ऊर्जा है। बोर कक्षा के लिए n = 2 रखेंगे आप। जब इसकी वैल्यू लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका राइट ऑप्शन निकल के आएगा। तो देखिए हमारे दिए गए क्वेश्चन में ए ऑप्शन -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55, एक इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रमण क्वांटम संख्या +1/2 एवं चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है। तो यह मौजूद नहीं हो सकता। किसमें मौजूद नहीं हो सकता यह। तो देखिए जो आपको यहाँ पे ये दे रखा है, ये वर्ड दे रखा है प्रचक्रमण क्वांटम। तो इसका मतलब होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपसे पूछा है यह इलेक्ट्रॉन किसमें मौजूद नहीं हो सकता। तो जैसा आप जानते हैं यदि चुंबकीय क्वांटम संख्या L = 0 हो तो इलेक्ट्रॉन S कक्ष में उपस्थित होता है। क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान L = -1 है, अतः इलेक्ट्रॉन S कक्ष में उपस्थित नहीं हो सकता। तो इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, S कक्ष में उपस्थित नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन 55 तक के क्वेश्चन। आगे भी मैं क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, लगातार लेके आता रहूँगा। पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा आपको। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपकी हेल्प होती रहे। थैंक यू।